इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द मानसून। मानसून पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंड होता है। फेवरेबल रेनफॉल बिंग बम्पर क्रॉप, इट इज़ ऑल्सो इंश्योर द रिजनेबल प्राइस। अगर अच्छा रेनफॉल होता है, फेवरेबल रेनफॉल होता है, उसके से क्या होता है, बम्पर बम्पर मतलब क्रॉप्स प्रॉपर हो जाते हैं और इंश्योर करता है कि अगर प्रॉपर तरीके से जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उतना क्रॉप्स आते हैं तो उससे प्राइस रिजनेबल रहता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। मॉनसून फॉल, एक्यूट फूड शॉर्टेज और सब्सिक्वेंट राइज इन अ प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। अगर मॉनसून प्रॉपर नहीं है तो फूड ग्रेन की प्राइस रैपिडली बढ़ जाती है। हायर प्राइस ऑफ फूड ग्रेन लीड टू द हायर प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड द इन्फ्लेशन। अगर फूड ग्रेन के प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो इन्फ्लेशन को लाएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अभी कोई भी चीज़ है जो फूड ग्रेन से ही बनेगी, कोई भी खाने की चीज़ है वो फूड ग्रेन से ही बनती है, फूड ग्रेन से ही उसको बना सकते हैं। तो उसके से क्या होता है, प्राइस में मैन्युफैक्चर करने पे उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है और इन्फ्लेशन आता है उसकी वजह से। आगे चलते हैं। कॉजेस ऑफ राइस इन एग्रीकल्चर प्राइसिंग। पहला, पॉपुलेशन। अब जैसे जितने लोग रहते हैं, जितने पॉपुलेशन है, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे, इधर इंडिया में तो फिर भी ठीक है, बट चाइना जैसी कंट्री में पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं होते। सो ऐसा रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा रहेगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई, मतलब जितना फूड सप्लाई हो रहा है उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन रही तो क्या होगा, डिमांड ऑफ फूड जो है वो क्या है, डिमांड ऑफ फूड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई ऑफ फूड्स कम होगा, जिससे क्या होगा, प्राइस राइस होगा। मिडिल मैन का अगर एक दो मिडिल मैन है तो सही होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा मिडिल मैन आ जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज चेन बन जाता है, जिसको से कंज्यूमर को लॉस होता है। मिडिल मैन एक्सप्लॉइट द स्मॉल फार्मर बाय प्लेइंग देम द लोएस्ट प्राइस इन द मार्केट प्राइसिंग। उससे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको लोएस्ट प्राइस मिलता है, कम से कम प्राइस मिलता है। मोर मिडिल मैन रिजल्ट इन अनसर्टेनिटी। इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द मानसून, डिपेंड्स अपॉन द मूड्स ऑफ मानसून। मानसून के हिसाब से डिपेंड करता है इंडिया का एग्रीकल्चर। फेवरेबल मानसून ब्रिंग द बम्पर क्रॉप्स एंड हैज़ द मिल्ड इफेक्ट ऑन प्राइस। अगर अच्छा मानसून हुआ तो फिर अच्छा खासा क्रॉप्स होता है और जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा राइस नहीं होते। बट मानसून फॉल देयर storage of the food supply which result to the sharp rises of price। और मानसून फेलियर्स अगर होता है तो उसके से क्या होता है, उसका रिजल्ट आता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस बूस्ट हो जाता है अचानक। चलते आगे। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एग्रीकल्चर गुड्स। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, they develop the economic major portion of the income spent upon the food grain। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन किस में चला जाता है, फूड ग्रेन्स में चला जाता है। दोस्त देयर इज़ अ considerable demand of the food grain and they spend the rise of the price of food grain। considerable demand for the food grain and they is step to rise the price of food grain। बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइस हाई इनकम, वहाँ से मतलब लॉसेस चालू हो जाते हैं। राइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यूज राइज ऑफ द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जनरेट द इनकम, हिंस द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन विच एनी इंक्रीजेस टू सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन। ह्यूज राइसिस नॉन डेवलपमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा राइस हो जाता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर
जनरेशन इनकम, मतलब जो इनकम जिसका यूज़ नहीं होता डेवलपमेंट में, इज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन विथआउट एनी इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, मतलब सप्लाई जितना नहीं है उससे ज़्यादा डिमांड हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस राइज होता है, शार्पली राइज होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, कभी कभी क्या होता है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी दिखाई जाती है, स्कैरसिटी होती नहीं है बट क्या करते हैं जो मिडिल मैन होते हैं वो फूड ग्रेन्स को स्टोर कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो फूड ग्रेन को वापस लाते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होता है प्राइस बढ़ जाता है। ये सारा सब प्राइस बढ़ने का रीज़न है। देखो ये भी राइज द गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट का नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो भी इफ़ेक्ट पड़ता है फूड ग्रेन्स पे। हाई इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, मतलब ज़्यादा डिमांड होने लग जाता है तो भी ऐसा होता है। अगर ज़्यादा डिमांड हो जाता है एग्रीकल्चर गुड का और वो और प्रोवाइड नहीं कर पाते तो होता है। अब चलते हैं नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग। नीड क्या है, ज़रूरत क्या है एग्रीकल्चर प्राइसिंग के? फार्मर्स को ज़रूरत है। अगर ऐसा ही होता रहा तो फार्मर को कभी उनका वो जो क्रॉप्स उगाते हैं उस पर उनको हमेशा हैविली लॉस होता रहेगा और उनको प्रॉपर क्रॉप में जितना पैसा उनको खेती करने में लगता है उतना पैसा भी उन लोग का वसूल नहीं होता, जिससे उनको लॉस होता है। कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ता है अपने बेसिक नीड बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। देयरफॉर द नेचर ऑफ बोथ, दोनों को प्रॉब्लम होती है, फार्मर को भी प्रॉब्लम होती है, कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम होती है। बीच में ही सारा पैसा रह जाता है और ना फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल पाता है और ना कंज्यूमर को अच्छा गुड्स चीपर प्राइस में मिल पाता है, जिसकी वजह से जीओआई ने एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया है। चलते आगे। The aims of the policy is to ensure the stability in a price of agriculture product. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक स्टेबल प्राइस करना एम है उसका। टू प्रोवाइड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर फ्रॉम द मिडिल मैन हु परचेज देयर प्रोडक्ट एट वेरी लो प्राइस। तो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है फार्मर्स को मिडिल मैन से, जो कि उनको बहुत कम प्राइस देते हैं उनके क्रॉप्स के और बाद में उसको बेच के हाई प्राइस उससे कमाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेम क्रॉप वेरियस बिटवीन द रीजन एंड फ्रॉम द डिफरेंट, मतलब क्या होता है रीजन वाइज अगर किसी प्रोडक्ट का समझो जैसे पंजाब में राइस ज़्यादा होती है, राइस और वीट पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इधर पे ज़्यादा होती है, तो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्राइस है और बाकी जगहों पे महाराष्ट्र में आ जाओ, उसके बाद गुजरात राजस्थान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो उसको भी क्या करता है एक फिक्स लेवल ऑफ कॉस्ट, मतलब एक लेवल ऑफ कॉस्ट डिसाइड करता है जिसके हिसाब से ही महंगाई बढ़ाई जा सकती है। टू प्रोवाइड remuneration price to the farmer which will cover their cost production and also ensure their reasonable profit margin। क्या प्रोवाइड करता है, एक रिम्यूनरेशन प्राइस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से क्या होता है फार्मर को एक फ़िक्स प्राइस मिलता है और उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ के तब वो प्राइस दिया जाता है। टू प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर, इनकम सिक्योरिटी फार्मर को देंगे तभी तो वो क्रॉप उगाएंगे, नहीं तो अच्छा बताओ कहीं भी अगर तुमको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या तुम वो काम करोगे? नहीं करेंगे ना हम लोग वो काम। तो इसलिए ताकि फार्मिंग ज़्यादा बढ़े इंडिया में और लोग फार्मिंग करते रहे, अगर फार्मिंग कम हो जाएगा उधर ही फूड ग्रेन्स का डिमांड उतना ही रहेगा, फार्मिंग कम हो जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मर को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया इनकम का। बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, अच्छे से दिल लगा के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है,
टू प्रोवाइड प्राइस स्टेबिलिटी टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चर प्राइसिंग का? एक स्टेबल प्राइस प्रोवाइड करें, किसको? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट फॉर फार्मर, इंश्योर देयर मिनिमम प्राइस फॉर देयर क्रॉप। कम से कम इतना प्राइस तो फार्मर को मिलना ही चाहिए, इसको क्या करता है? इंश्योर करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्सेसिव राइस इन प्राइस। बहुत ज़्यादा जो प्राइस में राइस होता है उसको मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड किया गया। टू मेक फूड अवेलेबिलिटी टू द कंज्यूमर इन द टाइम ऑफ शॉर्टेज। जब फूड का शॉर्टेज होता है तो भी जो कंज्यूमर है उनको फूड प्रोवाइड करने का ये लोग मेक श्योर करते हैं। टू सपोर्ट द फार्मर टू सेल्स एंड द प्रोड्यूस द गुड फूड ग्रेन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अच्छा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो राशन कार्ड पे देते हैं ना वो, और बांटने के लिए भी कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चला गए और लोग उन्हें फूड ग्रेन्स बांटा, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा कोरोना काल चला गया हमारा बाकी देशों से। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंक्रीज़ करना, एक्सपोर्ट कब करते हैं हम कोई भी चीज़? जब अपने देश को पूरा सब अपने जो जनता है उनका जब डिमांड फुलफ़िल हो जाता है तो उसके बाद जो चीज़ बचता है उसका एक्सपोर्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वही एक्सपोर्ट करते तो अच्छा खासा प्राइस बाहर से मिलता है। टू रिमूव प्राइस डिफरेंस बिटवीन वेरियस रीजन इन द कंट्री के अलग अलग रीजन में प्राइस अलग अलग होते हैं, उसको क्या करता है? ये ख़त्म करता है। टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री एट द रिजनेबल प्राइस। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किससे? रिजनेबल प्राइस पे। चलते हैं आगे। एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी और इट्स इम्प्लीमेंटेशन। 1964 में ये आया था, फूड ग्रेन प्राइसिंग कमेटी अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ प्रोफेसर L.K. झा की कमेटी थी। The committee recommended setting up the Agriculture Pricing Commission according was set up to the 1965 advice to the government on the price. Professor दंतवाला was its chairman। दंतवाला जो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने गवर्नमेंट को ये पॉलिसी के बारे में बताया। इन 1985 द कमीशन वॉज रीनेम्ड। कमीशन रीनेम्ड हुआ था 1985 में, क्या? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। दे रिकमेंड एडमिनिस्ट्रेशन प्राइसिंग। द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जिसकी वजह से ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। कैसे कॉस्ट और प्राइसिंग डिसाइड किया गया, आगे देखते हैं। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुमको एक दो पॉइंट थोड़ा नाम याद कर लेना और कब कब चेंजेस आए हैं वो याद कर लेना, बस बाकी कुछ इतना वो नहीं है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग। पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे क्या होता है? फार्मर को एक मिनिमम सपोर्ट ऑफ प्राइस उसके प्रोडक्ट का दिया जाता है कि जैसे अगर मेरे फूड ग्रेन का समझो इस टाइम पे मेरे फूड ग्रेन का सब कुछ मिला के प्रोडक्शन, उसके बाद उसमें जो फर्टिलाइज़र लगा है, सीड्स का जो प्राइस है, सबका मैंने एवरेज निकाला, तो मुझे लग रहा है कि मेरा पर केजी का रेट होगा
मेरे वीट का पर केजी का रेट है 20 रुपीज़, ठीक है। बट मार्केट में मुझे उसके लिए कितना देने के लिए रेडी है, बस 18 रुपीज़ या फिर 12 रुपीज़ देने के लिए रेडी है। मुझे बस वो लोग 12 रुपीज़ दे रहे, तो मैं क्या करूँगी? तो मैं अपना प्रोडक्ट, पहले क्या होता था, फार्मर्स को थक हार के 12 रुपीज़ पर केजी ही बेचना पड़ता था। पर उसके बाद जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो गवर्नमेंट बोला 20 रुपीज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अगर उससे कम में कहीं भी बाहर तुम बेच रहे लोग, तो तुम इधर पे आओ, मैं उतना दूंगा, मैं 20 रुपये में तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? कुछ फूड ग्रेन ऐसे होते हैं जिसका फिक्स प्राइस होता है। इट प्राइस वाइल द प्रोक्योरमेंट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे गवर्नमेंट फूड ग्रेन को खरीदती है, और इशू प्राइस पे देने के लिए, मतलब लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जिस प्राइस में फूड ग्रेन गवर्नमेंट परचेस करती है, वो क्या होता है? प्रोक्योरमेंट प्राइस। इशू प्राइस मतलब जो राशन कार्ड पे प्रोवाइड करते हैं ना फूड ग्रेन्स कम रेट में, तो मतलब जो ओरिजिनल रेट होता है उससे काफ़ी कम रेट होता है। आगे चलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में दिया हुआ है पूरा। द गवर्नमेंट, मैं ये नहीं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहे तो यहाँ से याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्राइस को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए देती हूँ। द प्रोक्योरमेंट प्राइस इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से लो होता है, बट MSP से हाई होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो है हाई होता है, पर जो मार्केट प्राइस होता है उससे क्या होगा? लो होगा, ठीक है। चलते आगे। इसका यूज़ किधर पे करते हैं? गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP फूड ग्रेन ओनली। द प्रोक्योरमेंट इज टेक अप मेनली टू इंश्योर दैट remuneration price to the farmer which works and the increase to achieve the better production के लिए जो फार्मर वर्क करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है, ठीक है। इशूइंग प्राइस क्या होता है? इट इज़ प्राइस, ये वो प्राइस होता है जिससे गवर्नमेंट सेल करता है फूड ग्रेन को फेयर प्राइस ऑफ द शॉप, फेयर प्राइस शॉप और रेशन शॉप पे जो इशू होता है। इशू प्राइस इज लोअर देन द मार्केट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस और उससे दोनों से लो होता है।